हेलो वीवर्स, हैं 12 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है वो 2002 से हुई थी। सन 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की पहल पर हुई थी। इस दिन मुख्य रूप से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसको लेकर सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर कई कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की ही एक ब्रांच यानी शाखा है। यह मजदूरों तथा श्रमिकों के हक के लिए नियम बनाती है। भारत में बाल श्रम रोकने के लिए 1986 सन 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना, मजदूरी कराना गैर कानूनी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत बच्चों को खतरनाक उद्योग और कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 45 में यह भी कहा गया है कि देश के सभी राज्य 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। जासूसी के खिलाफ सेना और राजस्थान पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तो जासूसी, जैसा कि आपको पता होगा, पाकिस्तान कई तरह के जासूस भारत में भेजा करता है और कई तरह के तरीके अपनाता है भारतीय सेना और भारतीय खुफिया एजेंसियों से जानकारी निकालने के लिए, जिसमें से एक देख पा रहे होंगे आप, हनी ट्रैप जैसा भी है। ठीक है, तो यह ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन डेजर्ट चेज। ऑपरेशन डेजर्ट चेज मिलिट्री और राजस्थान पुलिस दोनों ने आपस में साथ में मिलकर चलाया है। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर में खुफिया सूचनाओं के आधार पर सिविल डिफेंस के 3 कर्मचारियों को सैन्य सूचनाएं पाकिस्तान को भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वे पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के संपर्क में थे। सेना और पुलिस के इस संयुक्त अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट चेज नाम दिया गया। इसके तहत कुछ लोगों को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये था आपका ऑपरेशन डेजर्ट चेज। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। फिर से आ गया है फिच रेटिंग। ये हमने आपको बताया है अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर USA में ही है, न्यूयॉर्क में। तो क्या है आज का पॉइंट? फिच रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2022 के लिए 9.5% रखा गया है। इसके साथ ही साथ विश्व की 3 सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक फिच रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष यानी कि जो अभी चल रहा है 2021-22 है, अगला जो आएगा वो 2022-23 होगा। तो उसके लिए ये अनुमान है। तो अगला वित्तीय वर्ष जो आएगा 2022-23, उसमें देश की अर्थव्यवस्था तेजी से उछाल मार सकती है। ये तो ऑब्वियस नियम है। ठीक है, नीचे जाने के बाद तेजी से ऊपर आती है अर्थव्यवस्था। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान है। साथ ही साथ यह वृद्धि तभी संभव है, ऐसा फिच का कहना है कि यह वृद्धि तभी संभव है जब देश वित्तीय क्षेत्र में और गिरावट से बचता है। यानी कि अगर और ज़्यादा गिरावट होगी, GDP आज के वित्तीय वर्ष में निगेटिव में चली जाएगी, तो फिर शायद ये मुश्किल हो जाए। तो फिच रेटिंग के अनुसार कोरोना वायरस महामारी की वजह से अप्रैल 2020 में शुरू हुए मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर 5% या इससे नीचे भी आ सकती है। ठीक, आपको हम याद दिला दें अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जो टॉप 3 रेटिंग एजेंसीज हमने बताई हैं उसमें पहली तो फिच है। इसके अलावा जो तो प्रमुख एजेंसियां हैं उसमें मूडीज और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट। उत्तराखंड राज्य में किस स्थान पर सरकार द्वारा जैव विविधता पार्क खोला गया है?
तो यह पार्क खोला गया है हल्द्वानी में। यह पार्क खोला गया है हल्द्वानी में। आप देख सकते हैं इमेज में कि हल्द्वानी में बना राज्य का सबसे बड़ा बेस्ट पार्क। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में वन अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में एक बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पार्क जैव विविधता पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क को वनस्पतियों के संरक्षण और लोगों को जैव विविधता की जानकारी देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यहाँ प्रकृति के सभी स्वरूप देखने को मिलेंगे, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र ने 2 साल की मेहनत से यह पार्क बनाया है। इसे उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग की करीब 18 एकड़ जमीन पर विकसित किया गया है। इसमें 40 अलग अलग सेक्शन भी बनाए गए हैं। इस पार्क में 479 स्पीसीज के प्लांट्स यानी कि 489 प्रजाति की वनस्पतियां लगाई गई हैं। इस पार्क में बुद्ध वाटिका और पुलवामा शहीदों की याद में भी एक वाटिका बनाई है। पार्क में 40 से ज़्यादा औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं। तो यह थी न्यूज़ आपकी उत्तराखंड हल्द्वानी से। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5,683.50 करोड़ रुपए का निवेश करके कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो अपने शेयर लगातार बेच रही है अलग अलग फर्म्स को, और इसी सीरीज में ये 7वीं या 8वीं हिस्सेदारी है जो बेची गई है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को। तो इस हिस्सेदारी में 1.16% की हिस्सेदारी बेची है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ने। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप इमेज देख पा रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि पिछले 7 हफ्ते में लगभग 8 डील हुई हैं, जिसमें 97,885.65 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। अगर हिस्सेदारी की बात करें तो सबसे ज़्यादा 9.99% हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीदी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 7 जून, 5 जून, 5 जून, 22 मई, 17 मई, 8 मई, 3 मई, 22 अप्रैल। ये आप पीछे से देख पा रहे होंगे जितनी भी डील्स हुई हैं रिलायंस जियो की हिस्सेदारी बेचने के संदर्भ में, वो सभी यहाँ पर मेंशन है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो परसेंटेज वाइज आपको यहाँ से दिख जाएगा। सबसे ज़्यादा है फेसबुक इनकॉर्पोरेशन है, और सबसे कम है यहाँ पर सिल्वर लेक पार्टनर्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट का। और इसी क्रम में जो अभी लेटेस्ट हुई है जुलाई में, वो है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो अबू धाबी जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है ADIA, इसने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 5,683.50 करोड़ रुपए का निवेश करके 1.16% की हिस्सेदारी खरीद ली है। यह सौदा अबू धाबी की ही मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी द्वारा जियो के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स में 1.85% हिस्सेदारी लेने के 3 दिन बाद हुआ है। पिछले 7 हफ्तों में रिलायंस जियो ने इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने वाला ADIA 7वां निवेशक है। इससे पहले फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा, इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, मुबाडाला और KKR ने रिलायंस जियो में निवेश किया है। ADIA के निवेश के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म का कुल फंड 97,885.65 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ADIA ने पहले LIC हाउसिंग, ICICI बैंक, जिंदल स्टेनलेस, स्कॉट्स LT और इन्फोसिस जैसी भारतीय कंपनियों में भी निवेश किया है। रिलायंस जियो ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर अब तक 97,885.65 करोड़ रुपए और राइट्स इशू से 53,124 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। और यही न्यूज़ आपने देखा होगा कुछ हफ्ते पहले रिलायंस ने अपना पूरा कर्जा भी चुका दिया था, ठीक है, 1,80,000 करोड़ के आसपास का। इसके बाद हम देखते हैं हमारी अगली न्यूज़, अगला पॉइंट, शनि ग्रह के चंद्रमा को क्या कहते हैं। वैसे जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें सबसे ज़्यादा जो मून है
वो शनि ग्रह के ही हैं। लगभग 83 या 80 से भी ज़्यादा चंद्रमा हैं, लेकिन जो टाइटन है वो इसका सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका आकार लगभग बुध ग्रह के बराबर है और जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना हुआ है। खास बात क्या है टाइटन के बारे में, क्यों ये न्यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं? शनि ग्रह के चंद्रमा का नाम टाइटन है और नासा के वैज्ञानिकों और इटली की इटालियन स्पेस एजेंसी के एक रिसर्च से ये सामने आया है कि शनि ग्रह और उसका चंद्रमा टाइटन के बीच की दूरी तेजी से बढ़ रही है। ऐसा वैसे तो सभी ग्रहों में होता है। भारत जो इंडिया है अपना, जो अर्थ है अपनी और अर्थ का जो मून है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ रही है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं। लेकिन यहाँ पर टाइटन का नाम इसलिए आया है क्योंकि टाइटन और इसके प्लैनेट सैटर्न के बीच की डिस्टेंस काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, जो कई 100 गुना तेज है। यह दूरी हर साल लगभग 4 इंच यानी 11 सेंटीमीटर तक बढ़ रही है। इसी वजह से ये न्यूज़ यहाँ पर है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट। फोर्ब्स की ओर से वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें दुनिया के 100 सबसे खर्चीले, या हम कह सकते हैं जिनको सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है, ऐसे सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें एकमात्र भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है। इमेज देखकर आप समझ गए होंगे कि एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? अक्षय कुमार। दुनिया की अमेरिका की बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की ओर से 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले दुनिया के 100 सेलिब्रिटीज़ की सूची जारी की गई है। इसमें भारत से केवल अक्षय कुमार को सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता के तौर पर शामिल किया गया है। हालांकि अक्षय की कमाई बीते एक साल में 22% तक की घटत यानी कि कमी के साथ 364 करोड़ रुपए यानी 4.84 करोड़ डॉलर मानी गई है। वे फोर्ब्स की सूची में भी 33वें स्थान से 52 स्थान पर आ गए हैं, यानी ये पिछले साल 33 प्लेस पर थे, 33rd प्लेस पर थे और इस साल ये 52nd प्लेस पर आ गए हैं, 52वें स्थान पर आ गए हैं, क्योंकि इनकी कमाई में 22% की कमी आई है और इस साल इनकी कमाई सिर्फ 364 करोड़ रुपए हुई है एक वर्ष की। पिछले साल अक्षय की कमाई जो है वो 466 करोड़ रुपए थी। फोर्ब्स ने अक्षय को भारत के सबसे बड़े दानदाता सेलिब्रिटीज में भी शुमार किया है। इन्होंने कोरोना रिलीफ फंड में 25 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद भी कई और अनुदान इन्होंने अलग अलग संस्थाओं को दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के मुताबिक देश का सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी की गई ओवरऑल इंडिया रैंकिंग 2020 में IIT मद्रास को देश के शीर्ष स्तर के संस्थानों में पहला स्थान मिला है। NIRF की रैंकिंग टीचिंग, लर्निंग और संसाधन यानी रिसोर्सेज, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन के परिणाम आदि बेसिस पर तय की जाती है। यह रैंकिंग हर साल अप्रैल के पहले वीक में जारी की जाती है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के चलते इसमें देरी हो गई है। अगर आप लिस्ट देख पा रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे पहला स्थान टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में पहला स्थान मिला है IIT मद्रास जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। सेकंड प्लेस मिला है IISc जो कर्नाटक में है। थर्ड वन इज़ IIT दिल्ली, फोर्थ वन इज़ IIT बॉम्बे, फिफ्थ वन इज़ IIT खड़गपुर, सिक्स्थ है हमारा IIT कानपुर, सेवन्थ वन इज़ IIT गुवाहाटी एंड एट्थ वन इज़ JNU जवाहर नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली। यहाँ पर इतने सारे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, हमें न्यूज़ में अक्सर ये नाम सुनने को मिलता है। इसके बाद 9th नंबर पर है IIT रुड़की एंड लास्ट वन इज़ BHU। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यूपी के 2 कॉलेज हैं जो टॉप 10 में हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में किसे सिलेबस का हिस्सा बनाने की घोषणा की है? तो हमें पता है किरण रिजिजू जी खेल मंत्री हैं, तो इसका उत्तर देना बहुत आसान है। इन्होंने खेलों को ही सिलेबस का हिस्सा बनाने की घोषणा की है।
जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के तहत खेलों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की घोषणा की है। ये 2019 से ड्राफ्ट की जा रही है एजुकेशन पॉलिसी, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। सरकार ओलंपिक्स म्यूजियम भी बनाने को लेकर उत्सुक है। महामारी के बाद इसके लिए चर्चा की जाएगी। आधिकारिक रूप से नई शिक्षा नीति की घोषणा अभी नहीं की गई है, मगर ये अंतिम चरण में है, यानी कि फाइनलाइज होने वाली है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय किस स्टेडियम का पुनर्विकास करेगा? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जवाहर नेहरू स्टेडियम दिल्ली का पुनर्विकास करने का निर्णय लिया है। इसमें करीब 7,853 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, फीफा और विश्व एथलेटिक्स के मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। जवाहर नेहरू स्टेडियम में करीब 60,000 दर्शक बैठने की क्षमता है। साल 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के समय करीब 1,000 करोड़ रुपए की लागत से इसका नवीनीकरण किया गया था। इसी स्टेडियम में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के मैचों का आयोजन भी किया गया था, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसके बाद ये थे आपके टॉप 10। इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है हागिया सोफिया इमारत, जो चर्च, मस्जिद, म्यूजियम के बीच झूल रही है। खैर अब तो नहीं झूल रही है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह इमारत जो है सबसे पहले आज से 1500 साल पहले एक चर्च के रूप में विकसित की गई थी और यह 537 ईस्वी से 1453 ईस्वी तक, यानी लगभग 1000 साल चर्च के रूप में रही और उसके बाद यह मस्जिद में बदल दी गई, जो 1453 से 1934 तक, यानी लगभग 500 साल मस्जिद के रूप में रही और उसके बाद इसे चर्च और मस्जिद दोनों ही रूप से हटा दिया गया और म्यूजियम बना दिया गया अगले लगभग 80 ईयर्स के लिए, 1934 से 1920 तक, 80-90 ईयर्स के लिए। और उसके बाद अब 2020 में ये फैसला लिया गया है कि इसे वापस से मस्जिद बना दिया जाएगा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो हागिया सोफिया, या इसी को हम कहते हैं आया सोफिया मस्जिद, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है होली विजडम, या हिंदी में इसे हम समझें तो हिंदी में इसका अर्थ होगा पवित्र ज्ञान। यह एक पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च, जिसे 1453 में जीत कस्निया के बाद उस्मान बिजान्तिनों ने मस्जिद में बदल दिया था। 1935 में आतातुर्क ने उसकी गिरजे व मस्जिद के रूप में समाप्त कर दिया मान्यता और उसे एक संग्रहालय बना दिया, जिसके बाद जुलाई 2020 में दोबारा इसे मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की घोषणा की गई है। हागिया सोफिया तुर्की के शहर इस्तांबुल में स्थित है। अगर आपको पता हो तो इस्तांबुल, जो पुराने समय में कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, जो रोमानिया साम्राज्य की राजधानी भी था एक समय में। खैर ये आपकी न्यूज़ थी, क्योंकि तुर्की जो है विश्व प्रसिद्ध इमारत हागिया सोफिया को अब मस्जिद के रूप में खोला जाएगा, जिसकी वजह से कई लोग नाखुश भी हैं। जिसके मन की बात नहीं होती है वही लोग नाखुश हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसे हम मस्जिद बना रहे हैं तो जो हमारे चर्च के समर्थक हैं वो नाखुश होंगे, जैसा इंडिया में हमें देखने को मिला था अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद। जिसके मन की बात नहीं होती है वही नाखुश होता है। तो इसके लिए भी कई आंदोलन चल रहे हैं, इसलिए यह न्यूज़ ज़रूरी थी। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, उइगर मुस्लिम्स के बारे में है ये, जो चाइना में बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ फेस कर रहे हैं और इन्होंने अपने लिए मदद मांगी थी यूएस और यूएनओ से, जिसको लेकर अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया है और अमेरिका ने एक चीनी संस्था सहित 4 शीर्ष अधिकारियों को शिनजियांग प्रांत में उइगरों पर अत्याचार का दोषी ठहराते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले को अगर हम थोड़ा विस्तार से समझें तो अमेरिका के मुताबिक सन 2016 के बाद से शिनजियांग प्रांत में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है,
चीन सरकार जो है वो जानबूझकर उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। उन्हें बेवजह हिरासत में रखा जाता है और यातनाएं दी जाती हैं। 2017 के बाद से कम 10 लाख से अधिक मुसलमानों को शिविरों में रहने पर मजबूर कर दिया गया है। पिछले महीने प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चीनी मुस्लिमों की आबादी को सीमित करने के लिए मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करा जा रहा है। शिनजियांग प्रांत में 2015 से 2018 तक उइगरों की जन्म दर में 84% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है और 2019 में भी इसमें कमी देखी गई है। चीन ने अपने लिए तो जो अपने नागरिक हैं चीन के, उनके लिए एक बच्चे की नीति को छोड़ दिया है। चीन में पॉलिसी थी 1 चाइल्ड की, उसे छोड़ दिया है, लेकिन उइगरों के लिए यह कानून अभी भी लागू है। तो इस उत्पीड़न के खिलाफ अमेरिका ने विधेयक पारित किया है और कई कड़े कदम उठाए हैं। तो ये थे व्यूवर्स आपके आज के यानी 12 जुलाई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।